हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे मेहमान को आपसे मिलवाने लाए हैं जो एक शिक्षक हैं और साहित्यकार हैं, लेखक हैं। आप हैं रोहित रोज जी। रोहित रोज जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी खूबसूरत तंजीम का और जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये खूबसूरत व्यवस्था जो आपने की है ये वास्तव में वंदनीय कदम है, सराहनीय है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। रोहित जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की एक परंपरा है, हम पहला प्रश्न करते हैं कि एक संस्था जो साहित्य उपवन रचनाकार मंच है, इसको स्थापित आपने किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा है जी, और सच बताऊं तो वैसे तो मैं फौरी तौर पे ये कहता हूँ कि सब ईश्वर के आदेश से ही होता है। जी, इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और मैं पिछले 6-7 साल से साहित्य साधना कर रहा था और वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। और गिरते पड़ते हुए, टकराते हुए जो मैं सीख पाया, अब मुझे लग रहा था कि मैं उसे वापस करूं। और वापस करने का एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम नज़र आया कि एक संस्था का उद्घाटन किया जाए, व्यवस्था की जाए जहां की नवांकुरों को जितना भी मैंने सीखा है, जो भी मुझे आया है, मैं उसे वापस कर सकूं, ताकि कुदरत का भी शुक्रिया अदा कर सकूं। जी, जी। कि आपने अगर मुझे इस लायक बनाया है तो मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को इस गुणों को वितरित कर सकूं या उनमें रोप सकूं। तो इसी विचार से, और दूसरा भी एक कारण है संस्था खोलने का इससे अलग, कि इस दुनिया को तहजीब की दुनिया कहा जाता है जी, और ये बाकी दुनिया से थोड़ी सी अलग है। यहाँ जो मूल्य हैं, यहाँ जो ईमानदारी है, यहाँ की जो नेकियां हैं, वो बाकी दुनिया में हैं, लेकिन इनमें, यहाँ इस दुनिया में ज़्यादा हैं। तो ये मुझे शुरू से ही आकर्षित करती रही है और मुझे एक ऐसा माहौल देना है, एक ऐसा वातावरण पैदा करना था जहाँ पर कि एक विशुद्ध भावना से साधना की जा सके। और एक ऐसा उद्देश्य लेकर हम चले कि यहाँ पर एक भाई बहन का एक माहौल रहेगा, एक विशुद्ध भावना से हम साहित्य सेवा करेंगे और जो बाकी जो फुहड़ता आ रही है उससे हमें कविता को बचाना है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर मैंने इस संस्था की स्थापना की। रोहित जी, आपने बताया कि ये ऊपर वाले का आदेश है, माँ सरस्वती का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, पंच तत्व का आदेश है, सृष्टि का आदेश है। लेकिन बहुत सारे हमारे बीच में लोग रहते हैं, वो लोग ये नहीं मानते कि ऊपर वाले का आदेश है, ये ऊपर वाला कर रहा है। उन्हें लगता है कि सब कुछ वही कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उन साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी चिंतन धारा, आपकी विचारधारा किस तरह की है। लेकिन मैं जिस चिंतन धारा का प्राणी हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल करता धरता सब कुदरत है। हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। हमें जो ऊपर वाला इशारा करता है, जो आदेश देता है, हम कदम वही उठाते हैं। हाँ, हम अहम के तौर पर ये मान लेते हैं कि मैंने किया ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ हूँ भी नहीं। और कलमकार की दुनिया, रचनाकार की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि वो अपने आप से कुछ लिख भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, जब तक कि ऊपर का माँ सरस्वती का आदेश नहीं होगा। आप एक शब्द नहीं लिख सकते। कई बार ऐसे इंस्टांस होते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ लिखूं, महीनों गुजर जाते हैं, नहीं लिखा जाता। और कभी कभी ऐसा होता है, माँ सरस्वती इतनी मेहरबान होती हैं कि एक दिन के 1 घंटे में एक गजल लिखी जाती है। तो सब उसी का आदेश है, हम तो सिर्फ माध्यम है। वाकई रोहित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, उस संस्था के उद्देश्य क्या है और देश के कोने कोने तक आपकी संस्था का प्रचार प्रसार है और लोग जुड़े हुए हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी, क्योंकि उद्देश्य बिना मंदोपि न प्रवृत्ते, उद्देश्य के बिना तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। वाह। साहित्य उपवन रचनाकार की स्थापना कुछ उद्देश्यों को लेकर की गई। जी, मैं देख पा रहा था, मैं कई सालों से ये महसूस कर रहा था कि इस भीड़ में, इस भेड़ चाल में बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन उनका जो कला पक्ष है, भाव पक्ष में तो कोई सुधार कर नहीं सकता, भाव तो इंसान के अपने होते हैं जी, लेकिन कला पक्ष में हम सुधार करवा सकते हैं। तो कम से कम विशुद्ध साहित्य, जो वर्तनी की गलतियां हैं, जो बाकी छंद हैं, जो बाकी बहर है, मापनी है, उनका अगर हमको ज्ञान है तो हम क्यों ना उनको तरासें, कुछ ऐसा शुद्ध लिख के दे जिससे हिंदी साहित्य कोश में भी वृद्धि हो।
और समृद्ध बने वो। तो यही सारे उद्देश्य हैं कि हम लोगों को, नवांकुरों को यहाँ पर मंच देते हैं और उनकी अशुद्धियों को पहले दूर करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। भाव पक्ष उनका रहता है, लेकिन कला पक्ष साहित्य उपरचनाकार के बहुत सारे गुरु हैं जो मेरे साथ हैं। मैं तो केवल प्रतीक मात्र हूँ। साहित्य उपरचनाकार तो हम सब मिलकर चला रहे हैं और विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो सबको उन बारीकियों से अवगत कराते हैं, अभ्यास करवाते हैं, उनकी त्रुटियों को सुधरवाते हैं। तो वो विशुद्ध साहित्य लेखन की ओर अग्रसर है और हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। और पिछले 2 साल से ज़्यादा का वर्ष हो गया, मैं गर्व करता हूँ कि हमने एक ऐसा पटल खोला है जहाँ पर लेखन की त्रुटियों को बखूबी विस्तार से और बड़े प्रेरणात्मक ढंग से समझाया जाता है। बहुत अच्छे रोहित जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ भारती के लिए, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी माँ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा और समर्पण बहुत ही अधिक है। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को साझा करें। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो हिंदी भाषा तो मेरी रोजी रोटी है। वाह। और मेरा जन्म ही हिंदी भाषा की गोद में हुआ है जी। लालन पालन वहाँ हुआ, मेरी किशोरावस्था उसमें बीती और अब जब उसने रोजी रोटी का भी माध्यम बनाया, मेरी बाह पकड़ ली तो और समर्पण बढ़ गया। और उससे भी ज़्यादा जब मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया तो अब लगता है कि उम्र भर हिंदी साहित्य मेरे साथ रहने वाला है। मैं हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जितना मेरे पास है, मैं माँ हिंदी की साहित्य की सेवा करता रहूँगा और बाकी लोगों को भी प्रेरित करता रहूँगा। आइए हम उस मातृभाषा की सेवा करें जिसने हमें पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, यहाँ तक कि हंसना सिखाया है। यही मेरे उद्देश्य। वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई रोहित जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछला माह अभी हमारा एक हिंदी माह गया, हिंदी पखवाड़ा गया है, जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये जानने के प्रयास करवाना चाहता हूँ कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कई हजार वर्ष हो गए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 वर्ष के लगभग हो गए, बावजूद उसके हमें हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ता है? बहुत ही पेचीदा प्रश्न पूछ लिया आपने जी। भैया, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ तक हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है, ये जो चल रही है जी, बहुत अच्छी है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जैसे चुनाव आने से पहले हम चुनावी माहौल पैदा करते हैं, उत्सव मनाते हैं और चुनाव होने के बाद में, जीत जाने के बाद में फिर वो बातें खत्म हो जाती हैं, वो वादे इरादे सब फाइलों में बंद हो जाते हैं जी। उसी तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी का जो मंथ आता है, महीना आता है, सितंबर माह, वो पूरा हिंदी के गुणगान के लिए होता है और करते भी हैं हम, और अच्छा भी लगता है, हमें गर्व भी होता है कि हाँ हिंदी का गुणगान हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सिर्फ 1 महीने तक ही सीमित क्यों है, वो हर रोज क्यों नहीं होता। उस दिन जो वादे इरादे होते हैं, उस महीने भर जो वादे इरादे और तुष्टीकरण जो होता है, वो परमानेंट या स्थायी क्यों नहीं होता है? जी, वो पूरे साल भर अगर चले तो हमारी भाषा जो आज मैं कहूँ चिंता के फेस में है या चिंतनीय उसकी दशा है, वो शायद उससे निकल पाएगी और हम एक बहुत ही अच्छा मानक स्थापित कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि न केवल 15 दिन, न केवल 1 हफ्ता, न केवल 1 महीना हिंदी का उत्सव मनाएं, बल्कि हर रोज़ मनाएं, पूरे वर्ष भर मनाएं, तो हम माता हिंदी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे। ये मेरी सबसे गुजारिश है। रोहित जी, आपने अपनी अपील हमारे दर्शकों के माध्यम से पूरी दुनिया में दी। क्या एक व्यक्ति के कहने से, करने से, या 2 व्यक्ति के या 100 व्यक्ति के कहने और करने से ये फेरबदल, ये परिवर्तन हो सकता है? क्या इस विषय पर सरकारों को आगे आना चाहिए कि वो ऐसा आदेश करें, ऐसा माहौल बनाएं कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी में जीना चाहिए, हिंदी में खाना चाहिए, हिंदी में रहना चाहिए, बाकी अन्य भाषाओं का भी सम्मान करें? ये नहीं कहेंगे कि उन भाषाओं का सम्मान ना करें, उन्हें भी रखें, लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी में जिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बात सुनकर मुझे एक छोटी सी उदाहरण याद आ गया जी। मैं उसे शेयर करता हूँ दर्शकों। जरूर जरूर जरूर। कि एक बार एक जंगल में आग लग गई जी, और सारे पंछी, सारे वहाँ के पशु भागने लगे वहाँ से। तो लेकिन एक चिड़िया थी, वो पास ही में नदी बह रही थी, वहाँ से वो एक टोपका चोंच में भर के पानी लाती थी और वो बुझाने का प्रयास कर रही थी जी। एक बंदर देख रहा था और वो हंस रहा था
तो उसने कहा कि भाई ये तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ये करने से हो जाएगा, बुझ जाएगी? कह रही नहीं, मैं ये नहीं समझती, मगर मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, जब जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया ने प्रयास किया था और इस प्रयास को जरूर प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा, तो मैं तो केवल वो कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक आदमी से कुछ नहीं होता, लेकिन एक आदमी कम से कम ये प्रेरणा तो दे ही सकता है, कम से कम चिंगारी तो दे ही सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मेरी सबसे गुजारिश भी है कि आप आइए, साथ आइए और हम ऐसा अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर ये प्रयास करें। 1 से 11 होते हैं, 11 से 1000 होते हैं और वो 1 लाख भी होंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इस हेतु काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो सराहनीय कदम है। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, मैं अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। मेरी चर्चा यहाँ भी करने की मन था कि जैसे हम प्रशासनिक विभागों में जाते हैं तो 1 महीने के लिए वहाँ बैनर लगा होता है जी कि हम ये हिंदी माह हैं और हिंदी में काम करें, हिंदी में बात करें। तो इस तरह से हमारी सरकारी एजेंसियों को भी आदेशित करें या पहल करें तो ये पहल बहुत जल्दी सकारात्मक रूप ले सकती है। क्या ऐसा माना जा सकता है? हाँ, देखिए हर काम को, हर चीज को देखने के दृष्टिकोण 2 होते हैं। जी, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। हम इसे सकारात्मक रूप में ले सकते हैं जी। कि कम से कम हम 1 महीना उसको बहुत अच्छे से गौरवान्वित होकर अनुभव कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हम बैनर भी लगा रहे हैं, हिंदी का सम्मान भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और लोगों को उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि ये हो सकता है। और इसमें सुधार ये है, जो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि सुधार ये है कि 1 महीने न लगा के उसे परमानेंट करें। जी, उसे प्रेरणा आप देते रहिए और जो कामकाजी भाषा है उसे कम से कम ऐसा करें कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल हो। तब इन बैनर्स को लगाने का, तब इन होर्डिंग्स को लगाने का बहुत ज्यादा फायदा भी नजर आएगा और बहुत ज्यादा प्रेरणादायी भी साबित होगा। रोहित जी, एक यकायक प्रश्न और मेरे जहन में आया, मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ और जैन जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने लगे, इसलिए मैंने इस शब्द को प्रयोग किया। ये भी एक चिंतनीय विषय है कि जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं, सरकारी एजेंसियां भी करती हैं और गैर सरकारी एजेंसियां भी करती हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं, जब वहाँ पर आने वाले अतिथियों, गेस्टों और आमजनों की एक संख्या, एक क्रम संख्या लगाते हैं डायरी में या पेज पर, तो वहाँ पर साथियों से कहा जाता है कि अपना नाम और फ़ोन नंबर और अपने हस्ताक्षर करें। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि वहाँ भी 80% से ज़्यादा लोग अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर करते हैं, हिंदी के हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इन विषयों पर उन साथियों को, उन शुभचिंतकों को क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये एक रोज़मर्रा की आदत में आ गया है जी। और हमारी आदत जब बन जाती है, क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर से तो अंग्रेजी का एक वो चढ़ा हुआ है ना, तो वो पढ़ना, वो लिखना, उसका क्रेज, उसका आकर्षण हमारे जहन में है। और हस्ताक्षर भी जब हम शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शुरुआत हम हिंदी से करते होंगे। हम शुरू में ही हस्ताक्षर अंग्रेजी से करते हैं, जब अंग्रेजी सीख जाते हैं। जी, और उस समय गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ये बाद का परिदृश्य है। अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी साहित्य की सेवा में, तो हम इन छोटी छोटी कमियों को देख पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। तो इसकी वजह सिर्फ वही है, हम शुरुआत में ही अपने बच्चों को या प्राथमिक स्तर से ही ये सिखाएं, ये प्रेरित करें कि आप हस्ताक्षर अपने हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी भाषा आपने शुरुआत में सीखी है, अंग्रेजी बाद में सीखी है। तो वहां से अगर आप ये सिलसिला शुरू करेंगे तो हो सकता है इसमें सुधार हो जाए, क्योंकि हम उस आदत को, फितरत में आ गई है वो। जी। अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना हमारी फितरत बन गई है और उसके अलावा हमारा हाथ चलता नहीं, क्योंकि वो माइंड की मेमोरी में समा गया है। जी। और जो दिमाग की आदत में आ जाता है, स्मृति में आ जाता है, वो बहुत मुश्किल है कि बाहर हो जाए। लेकिन कोशिश करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होते जाए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वो व्यवहार में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे जहन पकड़ लेता है वो हमारे शरीर की क्रियाएं करती हैं। हाथ हमारा वैसे ही चलता है। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे तो आपको शुरुआत में ब्रेक लगाना पड़ता है, शुरुआत में बचाना पड़ता है, शुरुआत में मोड़ना पड़ता है।
जब आदत बन जाती है, सीख जाते हैं, तो आपकी नज़र कहीं हो, दिमाग कहीं हो, मोटरसाइकिल सही चलेगी, सही समय पर ब्रेक लगेगा, सही चीज़ों से आप बचा कर ले जाएंगे। वैसे ही हमारा ये हिंदी का वो है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही अंग्रेजी की आदत डाली थी सिग्नेचर करने की, तो वो इतनी जल्दी से नहीं हो पाती। लेकिन आदत बदलने में भी समय लगता है, क्योंकि आदत को बिगाड़ने में अगर समय लगा है तो उसे बदलने में भी समय लगेगा। जब आप किसी भी बात की रूटीन में ले आते हैं, किसी भी बात के व्यवहार में लाते हैं, तो विज्ञान की एक सिद्धांत भी कहता है कि 21 दिनों की एक प्रैक्टिस कीजिए, 21 दिन के बाद वो आदत बन जाती है। आप रोज़ हिंदी में साइन करें, हिंदी में हस्ताक्षर करें, 1 महीने के बाद वो आदत में आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आप रोहित जी। जैसा कि आपने कहा कि 21 दिन के अंदर हम किसी चीज़ को बदलना चाहें तो ये शारीरिक मानसिक रूप से ये प्रकृति उसे बदल देती है। जी बिल्कुल, ये सृष्टि उसे ऑब्जर्व कर लेती है, ये मान लेते हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि इस तरह की 21 दिन की क्रिया को जो साइंस कहता है कि इसमें जो साथी क्राइम करते हैं या नशा करते हैं या इस तरह के गलत कार्य करते हैं उनको भी बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, इससे हर चीज बदलनी संभव है। देखिए, हम इस पहलू पे बहुत ज्यादा बात करते हैं कि इसे छुड़ाना है जी। हम उसके नेपथ्य में जाने की कोशिश नहीं करते कि जो अगर नशे का ही रोग लगा है तो वो 1-2 दिन की बीमारी नहीं है जी, वो कई महीनों की बीमारी लगी है, वो आदत बन गई है, तब यहाँ तक आए, तब हमें पता चला, तब हमें उसके नुकसान नजर आ रहे हैं। अगर उसे बदलना है तो आपको धैर्यपूर्वक धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अभ्यास में लाना पड़ेगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं 100% इस बात पे दावा करता हूँ कि अगर आप उसे 1 महीने अभ्यास में लाएं, आदत में ले आएं, तो निश्चित रूप से वो छूट जाएगा, चाहे वो नशा हो, चाहे किसी का भी एडिक्शन हो। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को शुक्रिया, बहुत साधुवाद आपको। हम आगे चलते हैं प्रश्नों को। एक शिक्षक के रूप में आप हिंदी भाषा को पढ़ाने के दौरान छात्रों में भाषा के प्रति जो रुचि होती है, जो एक लगाव होता है, वो किस तरह से आप जगाते हैं, कैसे जागृत करते हैं? जी देखिए, हिंदी भाषा में आज के परिदृश्य में रुचि पैदा करना सचमुच में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जी। जबकि हमारे आसपास सबसे ज़्यादा पब्लिक स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का दबाव है, अंग्रेजी का आकर्षण है, लेकिन बावजूद इसके मैं और मेरे जैसे कितने ही हिंदी के विद्यार्थी या शिक्षक कहूँ, वो इस काम को बड़े बखूबी कर रहे हैं। हिंदी पढ़ाते समय हम छोटी छोटी गलतियों पर अगर नज़र करेंगे, गलतियां ही ना बताएं केवल, हम उन्हें सुधार भी बताएं। जब हम सुधार करना बताते हैं तो बच्चा बड़े खुश होकर उसे एक्सेप्ट करता है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरी गलती है और इसकी जगह सर ने ये बताया तो ये हो सकता है। हम केवल उसे क्रॉस करके या उसे सर्कल करके ही ना छोड़ दें कि ये गलती है। अब जैसे मैंने कई बार ये कोशिश की है कक्षा में, जब मैं प्रार्थना पत्र लिखवाता हूँ, उसे चेक करने के लिए बुलाओ तो उसे शुरू में कई गलतियाँ निकलती हैं, लेकिन मैं हर गलती का सुधार बताता हूँ। तो धीरे 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 वो एप्लीकेशन लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे। इसी तरह से हमारी कई विधाएं हैं हिंदी के प्रति, जैसे कि अभी जो पठन कौशल है, जो हमारे हिंदी के कौशल हैं, श्रवण पठन है ना, तो पठन कौशल है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। उसे बच्चों को पढ़वाना और सही उसका उच्चारण करवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसे पठन के साथ साथ उसे उच्चारित भी करवाएंगे शब्दों को, कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं मुश्किल शब्दों को, तो उन्हें सही ढंग से उच्चारण करके बताएंगे, 1-2 बार बताएंगे, बच्चे खुश होते हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे बोला जाएगा, हम तो इस पर गलती कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जैसे छोटे छोटी विधाएं हैं, संवाद है, बच्चे घबरा जाते हैं, संवाद कैसे लिखेंगे, 2 बच्चों को खड़े कर देते हैं, हम करिए आपस में बातचीत, परीक्षा आ रही है, परीक्षा संबंधित बात कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को पेरेंट्स बना दिया, किसी को दुकान वाला बना दिया, किसी को ग्राहक बना दिया, तो उनकी आपस की बातचीत में कहा आप बातचीत करो और मैं सेंटेंस आपके लिख रहा हूँ। वो बस केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं, एक संवाद तैयार हो जाता है, 5 नंबर उनके मिल जाते हैं। उन्हें रुचि भी लगती है कि हाँ ये हो सकता है और अच्छा है। उसी तरह से जैसे लघु कथा लेखन पे मैंने प्रयास किया है, लघु कथा में बहुत सारी बच्चे गलती भी करते हैं, बहुत सारे अन्य लोग भी गलती करते हैं, लेकिन मैंने जो समझा है लघु कथा सिर्फ एक घटना है छोटी सी जो सीख देती है, एक ही जगह पर है, सीमित पात्र होते हैं। मैंने जब बच्चों को ये कई बार बताया
उन्हें बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे तुरंत लघु कथा लिख देते हैं, जिससे वो डरते थे। विषय दे देते हैं। हाँ, विषय दे देते हैं, ईमेल लिखना, पत्र लिखना। तो ये छोटी छोटी जितनी विधाएं हैं, अगर इन्हें आप देखिए, सबसे जो मेन होती है ना, वो है आपकी इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन बच्चों को ये जाहिर हो जाए कि सर कुछ ना कुछ अच्छा देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से देखो 100% कहीं नहीं होता, 100% कहीं नहीं होता, लेकिन 50% से ज़्यादा अगर अचीव हो रहा है तो आप अपने मिशन में कामयाब है। और वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। तो इस तरह से हिंदी में हम अपना रुचि उत्पन्न कर रहे हैं और बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वाह वाह वाह। रोहित जी, हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब आपके बचपन की ओर। जी सर। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम खुद शिक्षा ले रहे होते हैं, तब हमारे जो शिक्षक होते हैं, जब हमारे शिक्षक जो थे, जब हम शिक्षण ग्रहण कर रहे थे, जो हम चाहे वो 5वीं क्लास के हों या 6ठी क्लास में हो या 7वीं क्लास में हो, तब हमारे शिक्षक जब हमसे गलतियां होती थी तो हमारे कान को ऐंठा करते थे, कान को घुमाया करते थे, और हमारे कान में बहुत दर्द होता था जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से या किसी और रूप से इसके कान को ऐंठने के तथ्य क्या होते थे? देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं जी, उस समय में अध्यापक और छात्र बड़े नज़दीक हुआ करते थे, और नज़दीक होते थे तो कान पकड़ लिया जाता था। लेकिन अब अध्यापक और छात्र दूर हो गए हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे कि इस समय पर अध्यापक और छात्र के बीच में नई कानून व्यवस्था और अभिभावकों, ये दो जो घटक हैं, कड़ियाँ हैं, इन्होंने छात्र और अध्यापक का रिलेशन दूर कर दिया है। जब दूर कर दिया है तो कान भी नहीं पकड़ा जाता। जी जी जी। और कान नहीं पकड़ा जाता, वजह उसकी ये है कि उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जी 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 जी। उस समय पर जब हमारे अध्यापक हमारा कान पकड़ लिया करते थे, उस समय की वैल्यूज, उस समय की जो हमारे क्या कहूँ, सम्मान करने की भावना, जी, मूल्य, वो कुछ और हुआ करते थे। जब हमारे अध्यापक हमारे सामने से गुजरा करते थे, अगर हम साइकिल पे हैं तो साइकिल से उतर जाया करते थे। हम अध्यापक के सामने चेयर पे नहीं बैठा करते थे। अगर हमारे गुरुजी दिख गए कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हम दौड़ के जाया करते थे और कोशिश ये करते थे कि मैं साइकिल लेकर आऊँगा गुरुजी की। जी, सम्मान का द्योतक था। उस समय पर अध्यापक करीब से उसका कान पकड़ के उसे जो गलती करता था उसका एहसास कराता था, उसे समझाता था, उनमें वो मूल्य स्थापित हो जाते थे, और पेरेंट्स भी उसमें बराबर के सहयोग करते थे। वो कहते थे जो हमारा बच्चा सुधरना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अध्यापक को कान पकड़ने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके ही साथ में कानून व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जी जी जी। और ये दोनों ही चीजें अब कान पकड़ने की इजाजत नहीं देती, और जब ये इजाजत नहीं देती तो मूल्यों का ह्रास होना स्वाभाविक है। तो ये हमारा शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो मैं इन सबसे ये कहना चाहूँगा, मैं सचमुच में इस आपके तंजीम के द्वारा भी इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि अभिभावक जितना सपोर्ट करेंगे, जितना सहयोग करेंगे अध्यापकों का, उतना ही यकीन मानिए आपके बच्चे में सुधार आएगा। आपका बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ेगा और सफलता को अर्जित करेगा। रोहित जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या कान ऐंठने से बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, या सीखने की स्थिति है, या ग्रहण करने की स्थिति है, क्या प्राकृतिक रूप से वो भी उत्पन्न होती थी या होती है? इसका क्या तर्क है? देखिए, गुरु और शिष्य, ये कान पकड़ने का एक मैं कहूँ प्रतीक है। ये कान पकड़ने का मतलब है गुरु का थोड़ा सा डर होना, भय होना जी। और ये डर जो है, ये छात्र में सीखने की प्रवृत्ति को ज्यादा जन्म देता है। वाह वाह वाह। जब अगर सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट में देखते हैं, अगर वहाँ वो सेंचुरी के नज़दीक आकर थोड़ा सा डर रखता है अपने अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाले से डर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं और कंसिस्टेंट हो जाऊं, मैं ताकि इस सतह को पूरा कर जाऊं, हाँ, मैं और इससे आगे मील का पत्थर साबित करूं। जी, तो वो डर जो है वो उसके जो आगे जो ऐतिहासिक उदाहरण बनने, वो उसमें काम करता है। वो सीखने की प्रवृत्ति को और बढ़ा देता है, दृढ़ कर देता है। वाह 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 वाह।
देखिए हमारे दर्शकों को एक और नई जानकारी मिली आपके द्वारा। हम चाहते हैं, देखिए हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लाइक बहुत बहुत शुक्रिया सबका, कमेंट्स भी कर रहे हैं, आपका बहुत साधुवाद है। रोहित जी, हम फिर आपकी ओर आते हैं और प्रश्नों की ओर आते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ शरारती छात्र होते हैं या कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनके साथ में छात्र रहते हैं, उनकी गतिविधियां उनके अंदर आ जाती हैं और वो विद्यालय में इस तरह की कुछ गलतियां करते हैं। उस स्थिति में आप अभिभावकों के साथ, छात्रों के साथ किस तरह से समाधान करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें तो आती रही हैं, आती रहेंगी जी, लेकिन एक बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी है अध्यापक की, वो ये है कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हमारी नज़रों में आ जाता है, तो सबसे पहले तो उन शरारती जो छात्र हैं उन्हें नोटिस करेंगे कि किस तरह की शरारत करते हैं। अब अगर वो क्लास में ही शरारत कुछ कर रहे हैं तो उनको जो किया करता हूँ, मेरी जो आदत में, उनको सबसे पहले कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देता हूँ। जिम्मेदारी का मतलब भाई तुम क्लास को देखोगे, कोई गड़बड़ ना करे। हालांकि पता है मुझे कि वो बच्चे ही करते हैं, लेकिन उनको जब जिम्मेदार बनाया जाता है तो उनकी वो कम हो जाती हैं, समय ही नहीं मिलता। हाँ, फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये, किसी को डिसिप्लिन का मॉनिटर बनाया जाएगा, किसी को सफाई का बनाया जाएगा, किसी को पीरियड, कोई भाई ध्यान रखना कोई पीरियड से भागे ना, किसको उसकी व्यवस्था देखिए। 5-7 ऐसे बच्चों को 5-7 ऐसे कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाएगा तो उनकी कुछ हद तक शरारतें वहीं बंद हो जाती हैं। जी, जी, जी। दूसरा जो चीज़ है, आपने जो कहा, इशारा किया कि जो बाहरी जो सामाजिक तत्व गलत बच्चों के संपर्क में आ जाते हैं, जब मुझे कहीं हद तक पता चलता है कि बच्चा दिग्भ्रमित हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को ही अकेले में बैठ के पूछता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ आखिर माजरा क्या है। जी, शुरुआत में वो नहीं बता पाता, लेकिन मैं लगातार ये प्रयास करता रहता हूँ और उसे जानने की पूरी कोशिश करता हूँ कि बताए। वो खुलना शुरू होता है, बताता है। फिर उसके साथ में उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता हूँ, उसे अच्छाई और बुराई का ज्ञान कराता हूँ। मैं उसे ये भी नहीं कहता कि तू इसे छोड़ दे, मैं उसे बस सच्चाई और अच्छाई का वो बताता हूँ कि इस रास्ते पर चलने से आपको ये मिल जाएगा और इस रास्ते को चुनोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा। आपका मकसद क्या है? बढ़िया। अगर आपका मकसद है कि जीवन को बहुत ही गलत तरीके से जिया जाए, गंदगी में दिया जाए, तो आप इसी रास्ते पे चलो। अगर आपको अच्छे बनना है और एक सभ्य समाज का हिस्सा बनना है, जिसपे आपका परिवार, आपका विद्यालय, आपका समाज और आपका राज्य, आपका देश गर्व करे, तो आप इस रास्ते पे चलो। तो बहुत ज्यादा केसों में मुझे ये सफलता मिली है कि बच्चों ने वही रास्ता चुना है जो मैंने उन्हें बताया, अच्छाई का। तो ये एक तरीका है। बाकी बहुत सारे बच्चों ने इन सारी चीजों को देखते हुए उन सारी असामाजिकताओं से दूर हुए हैं, जिस बात का मुझे फक्र है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बच्चों को प्रेरित कर पा रहा हूँ। वाह 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 वाह। कभी कोई ऐसी घटना भी घटी है कि जैसे आपने जिन छात्रों को पढ़ाया और वो छात्र किसी अच्छी पोजीशन पर जाकर जॉब में लगे हैं, या प्राइवेट जॉब में लगे हैं, या किसी एजेंसी से जुड़े हैं, और वो आपके साथ मिले हों, कहीं देखा हो, राह में मिले हों, विद्यालय में मिले हों, या किसी बाजार में मिले हों, और वो आपके संपर्क में आए हों, तो आपको कैसा प्रतीत होता है? वो प्रफुल्लता कैसी होती है? ऐसा कई बार होता है। और एक बार तो ऐसा था, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ शाम को सामान लेके आ रहा था सब्जी। जी जी जी। तो एक बच्चा आया, उसने मेरे पैर छुए, सर जी नमस्ते, सर जी नमस्ते। मैं कहा कौन भाई? उसने मेरा थैला पकड़ लिया। नो सर जी मुझे दो, मैं ले चलूँगा। मैं कहा बताओ तो सही क्या है, कौन हो? नो मैं सर आपने उस समय पढ़ाया था वहाँ पर, याद आया ये नाम है? मैं कहा हाँ नाम तो याद आया भाई, पर शक्ल तेरी बदल गई। तो उस समय चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसा गर्व हुआ कि मैं वास्तव में ईश्वर ने बहुत ही पावन और पवित्र व्यवसाय में रखा है मुझे, जो चुना है, जो मुझे ये करने का मौका दिया है कि बच्चे आज मेरे इस हद तक अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं। कई बार कई बच्चे रेलवे में चले गए, कई बहुत अच्छी जगह भी चले गए। बच्चे जब अपॉइंट होते हैं तो घर पे शुभकामना लेके आते हैं, सर आपके आशीर्वाद से ही हो गया। कई बार मिठाई लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि भाई बच्चे बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। उन बच्चों को जब मैं समझाया करता था, जब मैं उन्हें धमकाया करता था, डांटा करता था, तब उन्हें बुरा लगा करता था। लेकिन आज वही बच्चे जब मिलते हैं तो कहते हैं सर आपने उस समय बहुत अच्छा किया था, हमें सही राह दिखाकर आपने हमारा जीवन संवार दिया। तो मुझे फक्र है इस अपनी बात पर
कि बच्चे अच्छे अच्छे जगह निकल रहे हैं और मैं इस लायक हो पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उस गर्व की मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती और उसका कोई मोल भी नहीं, मोल भी नहीं। वाह वाह रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। आप अपने छात्रों को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। इसी बीच में एक प्रश्न और आता है हमारे लिए कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और ये भी आप मानते हैं कि यही बच्चे देश का भविष्य है, यही बच्चे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन्हीं में से बच्चे हमारे देश को चलाएंगे, अगर इन्हीं बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है तो कैसा महसूस होता है और क्या करने का मन करता है कि इन बच्चों के लिए ये भी किया जाए? असलियत में आजकल की जो व्यवस्था है ना जी, उसे देखकर थोड़ा सा ये हो रहा है कि पढ़ तो रहे हैं बच्चे पर शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं जी। मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है जी, उससे ज़्यादा शिक्षित होना जरूरी है। तो अब हमारी जो व्यवस्था है या हम जो कोशिश कर रहे हैं या जो हमारे आसपास का जो माहौल है जैसा भी है वो ये कोशिश में लगा हुआ है, हमारे पेरेंट्स भी हम भी, कि इनका IQ लेवल बढ़ जाए। हम कोई भी इस बात पर जोर देना वाजिब नहीं समझते या हमारा चिंतन में ही नहीं है वो कि इनका EQ भी बढ़ना चाहिए। जब बच्चों का EQ नहीं बढ़ता तो वो अशिक्षित रह जाते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों का IQ बढ़ जाता है तो बुद्धिमान तो बहुत हो जाते हैं, चीज़ों को तो बहुत याद रखते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन समायोजन करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। और यही एक कारण है कि समायोजन की क्षमता कम हो रही है, EQ उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो तरह तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं जानकारी के रूप में, या कहो कि आप परसेंटेज में तो देखेंगे कि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। उस समय पे जब आप और हम पढ़ा करते थे जब इतने नंबर नहीं आया करते, इतने अंक नहीं आया करते, लेकिन आज अंकों की तो भरमार है, खूब झोली भर भर के आ रहे हैं, लेकिन जो योग्यता विकसित होनी चाहिए, जो काबिलियत विकसित होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे अभिभावक थे, वो हमसे ज्यादा काबिल थे, मुझे ऐसा लगता है। हमसे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो हमसे ज्यादा काबिल थे, ज्यादा योग्य थे, और हम ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके जितने योग्य नहीं हो पाए। तो उसका कारण यही है कि उनकी शिक्षा हमसे ज्यादा बेहतर थी, हमारी शिक्षा उतनी बढ़िया नहीं है। हमने सिर्फ मार्क्स पे, हमने सिर्फ अंक अर्जित करने पे पूरी एनर्जी लगा दी है, पूरी व्यवस्था को थोप के रख दिया है। सभी पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, पूरा पैसा खर्च करेंगे सिर्फ इनका IQ बढ़ जाए, सिर्फ इनकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाए। अरे बढ़ाना तो ये भी है, लेकिन वो भी तो बढ़ाना है। योग्यता कैसे आए? योग्यता तो तब आएगी जब वहां से समझ विकसित होगी, समझ नहीं पा रहे। जी रोहित जी, क्या आपको लगता है कि आजकल वर्तमान में जो परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां जो बनी हुई है, कि जो ऐसे युवा जो पढ़कर आ रहे हैं, जो परसेंटेज बढ़ाकर ला रहे हैं, तो वो जब अपनी गृहस्थी बसाते हैं तो वो ऐसी फीमेल के साथ या मेल के साथ करते हैं जो शिक्षित होती है या शिक्षित होता है, उसके बाद कुछ ही वर्षों में उनके संबंध विच्छेद हो जाते हैं, और वो अगर संबंध विच्छेद नहीं होते तो वो एकल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आपने बताया कि शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ता है, प्रतिशत का जो उनके अंकों का विषय अंकों का प्रतिशत बढ़ता है, उनकी सामाजिकता नहीं बढ़ती है, उनके अंदर जो भारतीय संस्कार हैं वो नहीं बढ़ पाते, जिनकी वजह से क्या ऐसी घटनाएं घट रही हैं? क्या उनके बाद वो न्यायालयों में जो संबंध विच्छेद जिसे तलाक कहते हैं, वो संख्याओं की भरमार बढ़ रही है? क्या यही कारण है मुख्य? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा जी इस बात का जवाब देने के लिए जी, कि जब हमारा और आपका समय था तो एक बैठक हुआ करती थी, हमारे पापा, दादा, बाबा, संयुक्त परिवार के रूप में जब रहते जहाँ बैठते थे। हाँ। तो हम छोटे छोटे बच्चे जैसे वो अगर बैठे हैं जी, तो हम किसी कोने में बैठ जाते थे, जो हम उम्र थे छोटे छोटे बच्चे, तो वो अपनी दिन की शेयरिंग किया करते थे, सारी चीजों को डिस्कस करते थे, भाई आज ये हुआ, वो हुआ, उसे ऐसा करना चाहिए, वो सारी चीजों को, कामों को भी बांटते थे। अब आपको ये करना है, वो सारी व्यवस्था का वहां पर पूरा विवरण होता था। हमें नहीं समझाना, लेकिन हम उन्हें सुनकर अपने आप समझ रहे थे, सीख रहे थे। हर समस्या का समाधान वहां पर मिल रहा था, कैसे होता है ना। तो वो जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी वो वास्तव में बहुत ही वंदनीय थी, जहां पर कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी का सामना कोई नहीं करता था। अगर एक की परेशानी है
तो वो चाचा ताऊ मिलकर सब मिलकर उठा लेते थे और उसको कोई दिक्कत भी नहीं। और कई बार तो ऐसा होता था कि बच्चे को पता ही नहीं है और उसका परिवार चल रहा है ना, क्योंकि वो संयुक्त परिवार था, ऊपर एक मुखिया बैठा, वो सबका वो देखभाल कर रहा है। आज क्या हो रहा है, आज हमने सब बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी कमाई है ना, जितनी भी मेहनत है, सब इन पर लगा दो ताकि इन्हें उच्च से उच्च शिक्षा मिले, उच्च से उच्च पढ़ाई करें और उच्च से उच्च ये पद पे जाए, स्तर पर रहे और पद पर वो तो हमें हासिल हो रहा है, क्योंकि हमने भाई सोचा तो हमने वही ना, तो जो सोचा वो तो हासिल हो रहा है कि वो पढ़ भी ले गए, हॉस्टल में भेज दिए, अकेले रहे, अंक भी अच्छे आ गए, डिग्री भी बढ़िया मिल गई, नौकरी भी बहुत बढ़िया मिल गई। लेकिन जो माहौल था ना, जो वहां शिक्षा मिलती थी, जो संस्कार मिलते थे, फिर मैं कहूंगा जो समायोजन की क्षमता विकसित होती थी, वो खत्म हो गई। इसलिए ये एकल परिवार गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए बाकी चीजें जो अदालतें तलाक के और बाकी चीजों से भरी हुई हैं, वो इसलिए तो भरी हुई हैं। आप अगर देखेंगे, इनका प्रतिशत देखेंगे तो उनमें झगड़े वाले वही ज्यादा केस है जो न्यूक्लियर है, जो एकल परिवार है। जो संयुक्त परिवार के हैं उनके केस बहुत कम जाते हैं आज भी अदालत में। तो यहाँ हमारी व्यवस्था जो समाज की है वो गड़बड़ाई है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो गड़बड़ कर रही है। वाह वाह वाह। रोहित जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को मिल रही हैं, इसलिए अच्छी मिल रही हैं कि आप एक शिक्षक हैं, आप समाज सेवी हैं, आप साहित्यकार हैं। हम आपको साधुवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि हमें विविध हुआ है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आपको विद्या वाचस्पति मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ये मानद उपाधि आपके लिए क्या मायने रखती है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं विद्या वाचस्पति देने के लिए साहित्य संगम संस्थान जी और उनके अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजवीर सिंह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं पुनः। जी 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 जी। और रही विद्या वाचस्पति मिलने की बात, तो मुझे सचमुच में आभास नहीं था कि मैं इस योग्य हूँ और मुझे उस सम्मान से नवाज दिया गया जो साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मान था मेरे लिए। जी जी जी। और वो मिलने के बाद मुझे गर्व तो हुआ ही, साथ में इस बात का भी एहसास हुआ कि अब तक तो मैं थोड़ा सा उछल कूद करके लिख रहा था, बहुत जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन उसे मिलने के बाद मुझ में एक जिम्मेदारी का आभास हुआ और मुझे लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करनी चाहिए जिससे समाज को सही दिशा मिले, जिससे भटके हुए लोगों को सही प्रेरणा मिले और उनकी दशा बदले, नजरिया बदले। तो उसके बाद में विद्या वाचस्पति मिलने के बाद में मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मुझे जो महसूस हुआ। और वही उसके बाद में मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र में गंभीर भी हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उससे पहले बहुत ज़्यादा मैं गंभीर होकर नहीं लिखता था, लेकिन उसके बाद में मेरे लेखन में, मेरे चिंतन में कि एक परिवर्तन हुआ और जो परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि समाज के प्रति मैं ज़्यादा समर्पित हो गया। वाह 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 वाह। रोहित जी, बहुत बधाई आपको मानद उपाधि के लिए। बहुत बहुत। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वर्तमान में हिंदी की स्थिति है, इसको और मजबूत बनाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, हिंदी की स्थिति, एक नज़रिया तो मेरा ये कहता है कि इसमें बहुत ही सुधार हो रहा है। वो नज़रिया ये है कि आज जो हिंदी के प्रति जो लगाव है वो बढ़ गया है, जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जब से जागरूक हो गए हैं, तो इसमें युवा वर्ग भी बहुत अच्छी भागीदारी निभा रहा है। तो इसका भविष्य मैं एक नज़रिए से उज्जवल देख पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो दशा की हम बात कर रहे हैं, जो बिगड़ी हुई दशा है, उसे सुधरने में समय लगेगा, लेकिन हमें सकारात्मक रहकर अपने कदम उठाते रहने चाहिए, प्रयास करते रहने चाहिए। जो पुराने जो हमारे धरोहर है, विरासत है, या जो साहित्यकार हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करता रहना चाहिए जिससे हिंदी साहित्य को बल मिले, इसके समृद्ध में इजाफा हो। तो ऐसे कदम हमें ज़रूर उठाने चाहिए। अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मैं वो ज़रूर करूँगा और मैं अपने मंच के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो अशुद्धियाँ हो रही हैं लेखन में, उन्हें दूर करते रहें। जो लोगों के कला पक्ष जो कमज़ोर दिखाई देता है उसे मजबूत करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ हमने एक प्रयास ये भी किया है कि पिछले साल हौसलों के हमसफ़र एक पुस्तक का लोकार्पण किया था। वो पुस्तक आम भाषा में कही जाए तो
एक पुस्तक है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में, मेरी नज़रिए में एक विशेष पुस्तक है। वो पुस्तक इस लिहाज से विशेष है कि उसमें हमने उन चरित्रों को वरीयता दी है जो आम होते हुए भी खास कार्य कर गए, साधारण होते हुए असाधारण कार्य किया। तो उन लोगों के चरित्र पर, उनकी साधना पर वो सृजन हुआ, और वो बिल्कुल विधि सम्मत सृजन है, चाहे छंद हो, गज़ल हो, दोहे हो। तो वो एक बिल्कुल निश्चित मापनी पे सृजन है, और देश भर के कई रचनाकारों ने अपनी सृजन शक्ति से उसे सजाया है। तो इसी तरह का प्रयास अब आगे आने वाली योजना में है, जो हौसलों के हमसफ़र 2 भाग 2 के रूप में आपके सामने आएगी। हम उन्हीं चरित्रों को चुनते हैं जो साधारण हैं लेकिन असाधारण कार्य कर गए और समाज के लिए मिसाल बन गए। बहुत अच्छी बात है रोहित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हिंदी भाषा को और कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया जिसके माध्यम से हिंदी और सशक्त हो रही है। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ पोस्टें ऐसी वायरल हो रही है जिन पर लिखा जा रहा है कि तमाम रचनाएं लेखकों की चोरी हो रही हैं। तो चोरी करने वालों के लिए और जिनकी रचनाएं चोरी हो रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं यहाँ पर एक कवि हैं ऋतुराज जी, उनकी एक कविता है कन्यादान, और उसमें 2 ही लाइन है, उन्हीं का जिक्र करूँगा। उस कन्यादान कविता में कवि माँ के माध्यम से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, हाथ जलाने के लिए नहीं जी। तो यहाँ पर इस बात को मैंने इसलिए उद्धृत किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे भलाई के लिए हुआ था, लेकिन हमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और क्योंकि विभिन्न तरह के प्राणी हैं यहाँ पर, फेसबुक तो एक क्या कहूँ पूरा सरोवर है, पूरा समुंदर है। वहाँ पर हर तरह का आपको, समुद्र में जैसे हर तरह के जीव आपको मिल जाएंगे, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर हर तरह का प्राणी है, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो हमें नज़र अच्छाई पे रखनी है। रही बात चोरी की, चोरी तो देखो बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम है। ये अदब की दुनिया है, ये तहजीब की दुनिया है, और अगर इसमें भी आपने चोरी करने की कोशिश की तो आपको सदियां माफ़ नहीं करेंगी, आपको कुदरत माफ़ नहीं करेगी। आप किसी की मौलिकता को चुरा नहीं सकते। आप किसी की कविता के शब्दों को चुरा सकते हो, लेकिन उसके भाव को, उसकी मौलिकता को कभी नहीं चुराया जा सकता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो रचनाकार नहीं हैं, निश्चित रूप से वो निंदा के पात्र हैं। और ऐसा मैं सभी से ये अपील भी करता हूँ, रचनाकारों से, कि आप किसी की रचना को पढ़ लें, ग्रहण करें और फिर अपना कुछ लिखें तो बेहतर होगा। चाहे आप महीने में लिखें, सप्ताह में लिखें, 2 महीने में लिखें, लेकिन अपना लिखें। किसी की चुराने से आप बड़े कवि नहीं बन जाएंगे, और मेहनत का कोई विकल्प हो नहीं सकता। शॉर्टकट ना अपनाएं किसी भी तरह से। सफलता आपको अपनी साधना से मिलेगी, मेहनत से मिलेगी। मेहनत करें। वाह 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 रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से आपने कविता चोरी करने वालों को समझाया। ऐसे ही आप अपने विचार रखें ताकि कविताएं चोरी ना हो। अगर जो चोरी करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनकर सजग हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, कि आपकी व्यक्तिगत कविताओं में कौन सी प्रमुख विषय या विधा होती है जिसको रखकर आप कविता करते हैं? सच बताऊं तो ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और प्रश्न बड़ा क्या कहूँ, इसका कैसे जवाब दूंगा मैं। असलियत में मैं तो एक कविता का विद्यार्थी हूँ जी। और जैसे मैंने बताया, शुरू में लेखन जब शुरू किया तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था। मैंने शुरुआत में हास्य भी अपनाया था, और उसकी एक गीत मैंने लिखा था, उसकी 2 पंक्तियाँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हालांकि था तो व्यंग है जी, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगता है। उसका सिर्फ मुखड़ा याद है जी जी जी। वो ये था कि आजा कर लें चुगली, बड़ी तेज मची है खुजली, आजा तू भी आजा, क्यों दूर खड़ी है पगली। तो वो एक गीत था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसी तरह के कई फिर गीत भी लिखे थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बढ़ता गया तो जैसा कि मेरा चिंतन, मेरा नज़रिया समाज की विद्रूपताओं पर टिक गया, और मैंने जो महसूस किया कि आपसी रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, और जो सियासत है वो बहुत ही घोटाले कर रही है, गलत कारनामे कर रही है। तो मेरा जो पूरा जो चिंतन है, पूरा जो नज़रिया है, वो सिर्फ सुधार की तरफ आ गया कि इसको लोगों को
चेतना की जाए, जागृत किया जाए, कैसे रिश्ते ठीक ठाक हो सकते हैं, कैसे हम बुराइयों से बच सकते हैं। इस बात पर मेरी कविताओं का सारा का, जिन्हें आप कविता कह सकते हैं, हालांकि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक माँ शारदे ने ऐसा कुछ नहीं दिया है जिसे मैं गर्व के साथ कह सकूँ कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये कोशिश है मेरी जारी कि मैं कुछ समाज को ऐसा दे सकूँ जो उनको एक नई दिशा दे सके, जिससे उनमें बदलाव आ सके। तो ये सब कुछ मेरी रचनाओं में रहता है। और कभी मैंने एक गजल कहने की कोशिश की थी। जी, स्वागत है। वो बताता हूँ जी, उससे एक कुछ शेर हमारे दर्शकों उससे पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की लेखन करना चाहता हूँ। उसमें ये था कि मशविरा सिर्फ ये मत बुरा कीजिए, हो सके तो किसी का भला कीजिए। वाह। हाथ रब ने दिए अब तुम्हारा चयन, हाथ रब ने दिए अब तुम्हारा चयन, जुर्म या इनसे आप दुआ कीजिए। वाह, क्या बात तो है, क्या बात इस तरह से एक बात कहने की कोशिश मैं करता हूँ कि अच्छाई करो, अच्छाई करो, अच्छाई का कोई विकल्प नहीं है। बुराई तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जो अदबी दुनिया के हैं रखवाले, या इसकी विरासत को संरक्षण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप तो कम से कम अच्छाई का उजाला फैलाएं। तो ये एक कोशिश मेरी रहती है। बहुत अच्छे रोहित जी। अब हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे, क्योंकि एक समय सीमा है, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली है, और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये पहला पॉडकास्ट तो मान सकते हैं, ये आखिरी पॉडकास्ट नहीं है। इस तरह के पॉडकास्ट रोहित रोज जी के साथ हमारे लगातार चलते रहेंगे। तमाम विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। हमारा अंतिम प्रश्न है कि आप अपने छात्रों को और साहित्य के नावांकुरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दोनों ही छात्रों को भी, और नवांकुर तो खुद मैं हूँ साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन दोनों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, और पूरी कन्विक्शन के साथ देना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और आप मेहनत करिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि सफलता आपका घर नहीं देखती, सफलता आपकी दशा नहीं देखती, सफलता आपका कोई भी व्यवस्था नहीं देखती। सफलता सिर्फ मेहनत देखती है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आप कहीं से भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्था आपके लिए बेकार हो जाएगी। इस व्यवस्था पर कभी भी आप अपना नज़र ना रखें। सिर्फ नज़र रखनी है आपको लगन पर, मेहनत पर, उसे ही करते रहें, वहीं से आपको बुलंदियां मिलेंगी। रोहित रोज जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं अंत में भी फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि आपका इस खूबसूरत तंजीम का और जितनी भी व्यवस्था है, जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे उन लोगों तक अपनी बात कहने का मौका दिया जो मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन एक माध्यम बना खूबसूरत सा, और मैं अपनी बात कहना पाया। तो मैं आपका बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।